जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के एमसीक्यूज करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर जुलाई 10 में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। और एमसीक्यूज डिस्कशन में अगेन लाइक ऑलवेज आई विल पे अटेंशन कि हम मेंस रिलेटेड वैल्यू एडिशन का भी काम करें। सो आप प्रीलिम्स में अपेयर करोगे या मेंस में, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। एक्चुअली में ये स्कीम जो है ये बजट में अनाउंस किया गया था, बट इससे रिलेटेड डिसीजंस रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने लिया है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रही है। एक अच्छा एम्बिशियस स्कीम है जिससे न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी और इसका बर्डन एम्प्लॉयर के ऊपर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। देन जैपोनिका राइस, राइस की एक न्यू वेराइटी जैपोनिका राइस। अब इसका नीड क्या था, ये किस पर्पस को फुलफिल करता है, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होना तो यूजुअली कंफ्यूजन क्या होता है कि हम राइस के बारे में ये सोचते हैं कि ये ड्रॉट रेसिस्टिंग वेराइटी होगी या इस राइस में सपोज पर्टिकुलर किसी मिनरल का, पर्टिकुलर किसी विटामिन का या किसी और कंपाउंड का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वगैरह वगैरह। बट हमें एग्जैक्ट नॉलेज मालूम करना है दैट व्हाई दिस जैपोनिका राइस वेराइटी इज इन न्यूज। देन हेल्गोलैंड, एक प्लेस जो कि न्यूज में था। अब हेल्गोलैंड जो प्लेस न्यूज में था, हम इससे रिलेटेड वर्ल्ड मैप के भी एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही साथ ये न्यूज में क्यों मेंशन था, इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है, दैट वुड आल्सो बी चेक्ड, ये भी चेक किया जाएगा। देन बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क। बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क यूजुअली एक लेमैन के लिए, एक आम इंसान के लिए बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क वर्ड सुनने से उसे ये लगेगा कि यहां पर कोई पासपोर्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है जिसमें बैटरी जैसा कुछ सिस्टम होगा। बिल्कुल नहीं। बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क इट वुड बी रिलेटेड टू ईवी, ई व्हीकल से रिलेटेड होगा। इसके डिटेल्स। देन नामीबिया, जहां प्रधानमंत्री मोदी टूर पर थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उसका वर्ल्ड मैप में क्या लोकेशन है, किनके साथ अपने बाउंड्री शेयर करता है, कल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आज के लिए आपके साथ न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम। आप यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल देख सकते हो जहां पे द हिंदू में क्या डिस्कस किया जा रहा है, व्हाट आर द प्रोस एंड द कॉन्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो हम भी वही करेंगे, हम पहले प्रोस देखेंगे कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्यों एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया, और क्या इसके कॉन्स हैं या क्रिटिसिज्म किस वजह से होता है। तो आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों का काम हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दैट अंडर पार्ट ए, इसका मतलब किसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया होगा। यस, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। So under part A, first time EPFO registered employees receive 1 month's EPF wage up to rupees 15,000 in 2 installments after 6 months and after 12 months of continuous service। मतलब कि जो न्यू रजिस्टर्ड एम्प्लॉय होंगे, न्यूली रजिस्टर्ड एम्प्लॉय, उनको दो इंस्टॉलमेंट में पहला इंस्टॉलमेंट 6 मंथ के बाद दिया जाएगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट 12 मंथ के बाद दिया जाएगा। तो अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड ईपीएफओ के प्लेटफॉर्म पे आपका न्यूली रजिस्ट्रेशन हुआ है, देन आपको 15,000 रुपये इंसेंटिव के फॉर्म में मिलने वाला है। इससे जो न्यूली रिक्रूट होंगे, जिनकी एक सैलरी है, सैलरी की बात की जाएगी कि 1 लाख सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको 15,000 रुपया सरकार अपने तरफ से इंसेंटिव दे रही है। तो एम्प्लॉय के लिए एक इंसेंटिव मिल गया, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। करेक्ट है। और ये 15,000 का बर्डन भी एम्प्लॉयर पे नहीं पड़ने दिया जाएगा, गवर्नमेंट इसको बियर करेगी। Second statement, under part B, employers with fewer than 50 employees must add at least 5 new workers to qualify for the incentive। थोड़ी गलती है यहाँ पर स्टेटमेंट में। क्या मैंने चेंज किया कि अगर एम्प्लॉय जो है, अगर जो एम्प्लॉयर है उसके पास लेस देन 50 एम्प्लॉयज हैं तो उसको 5 न्यू एम्प्लॉय ऐड करने की जरूरत है। एक्चुअली नहीं, आपके पास पहले से 50 एम्प्लॉयज हैं या उससे 50 एम्प्लॉयज से कम है तो आपको ना 2 न्यू एम्प्लॉय ऐड करने की जरूरत है एक्चुअली में, तब जाके वैसे एम्प्लॉयर एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इस फीचर को हम अगेन डिस्कस करेंगे। All disbursement to employee under the scheme are made via DBT, direct benefit transfer to आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट। एकदम सही है, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होगा, उसमें अगर आप एज एन एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है तो आपको 15,000 रुपए के ये जो बेनिफिट है वो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके अकाउंट में मिल जाएगा, आधार लिंक बैंक अकाउंट में। और एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा, एम्प्लॉयर के लिए जो उनका पैन लिंक्ड या टैन लिंक्ड अकाउंट है वहां पर उनको पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, डीबीटी किया जाएगा, है ना, ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे। सो 1 and 3 आर करेक्ट। अब हम बाकी फीचर पर आते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस स्कीम को बनाया, जिसका अभी प्रेजेंटली जो यूनियन कैबिनेट इसको प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में क्लियर कर रही है। तो अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल आउटले है 99,446 करोड़ का।
टोटल आउटले की बात करें तो ₹2 लाख करोड़ इंप्लॉयमेंट या स्किलिंग पैकेज का पार्ट है जो यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया था। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट के लिए ईपीएफओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अब तुम्हारे लिए पहला होमवर्क ये हो गया कि तुम मुझे ये बताओगे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ईपीएफओ। ईपीएफओ कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या है ईपीएफओ? ठीक है, यू विल सर्च अबाउट इट। इसके बारे में पढ़ के आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 3.5 करोड़ जॉब्स 2 साल में क्रिएट करना। स्पेशली उनमें टारगेट किसको करना? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली ग्रोथ को। हालांकि जो हमारा एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा बाकी सेक्टर का भी हो सकता है, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ को स्पेशल ध्यान दिया गया है। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये इसका मेन पर्पस होगा। चलिए, बाकी हम इसके और फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय को ज्वाइन इंक्लूड किया जाएगा इस स्कीम के बेनिफिट के लिए। मतलब अगर आप अगस्त 1, 2025 के बाद से ज्वाइन कर रहे हैं, 2 साल के लिए पहले इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, मतलब अगस्त 1, 2025 से लेकर जुलाई 31, 2027 तक। तो इसमें जो भी न्यूली इंक्लूडेड एम्प्लॉय होंगे उनको इस इंसेंटिव का फायदा मिलेगा 2 पार्ट में। पार्ट ए होगा एम्प्लॉय के लिए, जहां पे अप टू 1 लाख सैलरी वाले को 15,000 बेनिफिट मिल रहा है 2 इंस्टॉलमेंट में। ये हम देख चुके हैं, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ। मतलब आपने कंटिन्यू 12 महीने 1 साल के लिए अपना काम किया तो पहला इंस्टॉलमेंट 6 मंथ के बाद, दूसरा इंस्टॉलमेंट 12 मंथ के बाद। पार्ट बी जो है वहां पे एम्प्लॉयर के लिए इंसेंटिव है, जहां पे 3,000 पर मंथ आपको मिलने हैं अप टू 2 ईयर्स। लेकिन जो एम्प्लॉयर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उसको 3rd एंड 4th ईयर में भी ये सर्विस मिलेगी। इसका मतलब सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ज्यादा क्रिएट करवाने के लिए इस प्लान को इंप्लीमेंट करवाने जा रही है। ओके, बाकी इसके बेनिफिट्स की बात करें तो एक बेनिफिट तो हमको दिख रहा है कि नया जॉब का क्रिएशन होगा, स्किल बेस्ड इन्हेंसमेंट होगा ओवरऑल इकोनॉमी में। जो यूथ ज्वाइन करेगा उसके लिए अगर इंसेंटिव है तो वो अपने काम को रेगुलरली करेगा, रेगुलर वर्क फ्लो दिखेगा, एम्प्लॉयर के साथ ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टारगेट ये रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नए यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और वो अपना काम कर सकें। दैट इज एक्चुअली द टारगेट, ये टारगेट है। बट कुछ कंसर्न्स भी हैं, जो कंसर्न्स ईपीएफओ के ऊपर या फिर इस जो स्कीम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके इंप्लीमेंटेशन जो ईपीएफओ करने वाली है उसको लेकर कई ट्रेड यूनियंस ने कुछ कंसर्न्स बताए हैं। पहला क्या कंसर्न ये कि ईपीएफओ इज ओनली अ कस्टडियन ऑफ सेविंग्स। ईपीएफओ जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सेविंग्स का बस कस्टडियन है। ये खुद से पैसे तो जनरेट कर नहीं रहा या खुद से जॉब तो जनरेट कर नहीं रहा, देन हाउ वुड इट मैनेज इट? ये खुद से कैसे मैनेज करेगा? हमें एक सेपरेट एजेंसी की रिक्वायरमेंट है। एक सेपरेट एजेंसी होना चाहिए जो इस इंसेंटिव स्कीम को देखे या न्यू जॉब का क्रिएशन करे। कई इंडस्ट्री एक्सपर्ट ये भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जब इकोनॉमी में स्लो डाउन जैसे कुछ कुछ साइंस दिख रहे हैं, देन व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एड्रेसिंग इट? गवर्नमेंट न्यू जॉब क्रिएशन पर स्पेशली अलग से क्यों नहीं ध्यान दे रही है, जिससे कि जो वर्कर्स हैं, एग्जिस्टिंग वर्कर है, उनके परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़े? क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसमें न्यू जो हमारे रिक्रूटमेंट होगी जिन एम्प्लॉय की, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्टिंग वर्कर है, उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी? राइट, सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंसर्न। ये कुछ कंसर्न्स हैं, वैलिड कंसर्न्स, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने या बाकी ट्रेड यूनियंस ने दिखाया है। बाकी जो टर्म्स की मैं बात कर रहा था, ये टर्म एक बार फिर से देख लो। अगर एम्प्लॉयर्स के पास 50 से कम एम्प्लॉय हैं तो उसको 2 एडिशनल एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे बेनिफिट लेने के लिए। अगर एम्प्लॉयर के पास 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं या 50 एम्प्लॉय हैं तो उसको 5 एडिशनल एम्प्लॉय और चाहिए होंगे टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैपोनिका राइस से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो दैट NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसने जीनोम एडिशन का काम किया है, जीनोम के एडिटिंग का काम किया है जैपोनिका राइस, जो कि 20% मोर फॉस्फेट, जो कि फॉस्फेट इनटेक को बढ़ाएगा पैडी फील्ड्स में, पैडी प्लांट्स में, राइस प्लांट्स में, जिससे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। 20% तक ओवरऑल यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जैपोनिका राइस में क्या काम हो रहा है वो देखेंगे। फॉस्फेट का या मतलब फॉस्फोरस का क्या एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट होता है प्लांट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ advances in agricultural biotechnology, which of the following best explains the innovation behind gene edited japonica rice?
इंडियन साइंटिस्ट ने जो जीनोम एडिटिंग करके जेपोनिका राइस में डेवलपमेंट किया है, उसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका मेन पर्पस है एक्चुअली दिस, इट यूज्ड CRISPR, एक न्यू टेक्नोलॉजी, इसको यूज किया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए, टू सर्जिकली रिमूव अ रिप्रेसर बाइंडिंग साइट, इनहेंसिंग फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट विदाउट अफेक्टिंग अदर थ्रेड्स। एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा राइस या पैडी प्लांट्स होते हैं, पैडी प्लांट्स में अगर फॉस्फेट अच्छे से रूट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है या बाकी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ओवरऑल यील्ड जो है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है, एक तो वो भी अफेक्ट होती है, इवन जो क्वालिटी होती है ग्रेन्स की, जो राइस के दाने की क्वालिटी है, वो क्वालिटी में भी डिग्रेडेशन देखा जाता है। और ये इसलिए होता है बिकॉज फॉस्फेट या फॉस्फोरस का जो ट्रांसमिशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। एंड इसको सही करने के लिए जीनोम एडिटिंग करके पर्टिकुलर उस साइड को जहां पे ये फॉस्फेट ट्रांसमिशन में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, रुकावट आ रही थी, उसको रिमूव कर दिया गया है सो दैट इजिली फॉस्फेट फॉस्फोरस ट्रांसपोर्ट हो सके। दैट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ जेपोनिका राइस में जीनोम एडिटिंग का। अब हम बाकी डिटेल्स देखते हैं। जेपोनिका राइस है क्या? तो जेपोनिका राइस, जिसमें अभी इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट किया, ये एक्चुअली में एक वेराइटी है, शॉर्ट ग्रेन एंड हाई स्टार्च वेराइटी ऑफ राइस, जो कि ईस्ट एशिया के कई नेशंस में इसका ग्रोथ, इसका एग्रीकल्चर के, इसका कल्टीवेशन किया जाता है इसके यूनिक कैपेबिलिटीज के लिए। अभी रिसेंटली इंडिया के साइंटिस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जेनोम रिसर्च न्यू दिल्ली ने इस टेक्नोलॉजी को यूज किया, CRISPR CAS9 जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को, जिससे कि फॉस्फेट जो है, मतलब फॉस्फोरस जो है, ठीक है, फॉस्फेट जो है, इसका फ्लो जो पहले हिंडर हो जाता था, इसका फ्लो जो कि पहले सीड्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रॉपरली फ्लो नहीं होने की वजह से सीड्स का या ग्रेन्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, उस चीज को सही किया गया है। अब हम जेपोनिका राइस जो है, उसके जीनोम एडिटिंग वेराइटी के फीचर्स देखेंगे, तो जो यील्ड है वो 20% तक इंक्रीज होने वाला है फुल फर्टिलाइजर के कैपेसिटी में, और 40% तक यील्ड होगा विथ ओनली 10% ऑफ रिकमेंडेड फॉस्फेट। मतलब अगर हम फुल्ली फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो 20% तक ज्यादा यील्ड होना है, एंड 40% यील्ड गेन होगा विथ ओनली 10% ऑफ रिकमेंडेड फॉस्फेट। तो हमारा एक तो फर्टिलाइजर पे जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो गया, क्योंकि हम पूरी तरह से पहले फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे तो 20% हायर यील्ड था, अभी 40% यील्ड गेन हो रहा है बस 10% रिकमेंडेड फॉस्फेट यूज करने पे। इंक्रीज फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब हम फॉस्फेट का यूज कम कर रहे हैं, अगर हम आर्टिफिशियली फॉस्फेट यूज कर रहे हैं, फॉस्फोरस डाल रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो चुका है, इसलिए हमें ज्यादा फॉस्फेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी फॉरेन डीएनए फाइनल जनरेशन में राइस में नहीं मिलता है, एंड दैट्स वाई कोई भी ऑफ टारगेट इफेक्ट्स, मतलब किसी भी टाइप के साइड इफेक्ट्स जेपोनिका राइस में देखने को नहीं मिलेंगे। सो दैट्स वाई इसकी हेल्थ कैपेसिटी भी, हेल्थ वैल्यू भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। बाकी अब हम फॉस्फोरस का एंड फॉस्फेट का हेल्थ की बात करें कि इसका प्लांट और एनिमल ह्यूमन हेल्थ में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो फॉस्फोरस, जिसको फॉस्फेट के फॉर्म में प्लांट्स लेते हैं, दे एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ओवरऑल न्यूट्रिएंट कैपेसिटी ऑफ द राइस प्लांट्स। इनके रूट के डेवलपमेंट के लिए, फ्लावरिंग के लिए, ओवरऑल प्लांट हेल्थ के लिए, जो राइस ग्रेन होता है उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए, सबके लिए फॉस्फेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन हेल्थ की भी बात करें तो ह्यूमन हेल्थ में एनर्जी प्रोडक्शन, बोन हेल्थ, सेल फंक्शन, इवन जैसे बाकी फॉस्फोरस क्या करता है, विटामिन बी के साथ मिलके बॉडी में और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज प्लांट्स हेल्थ, दोनों में फॉस्फोरस, जो कि फॉस्फेट के फॉर्म में कंज्यूम किया जा रहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड जेपोनिका राइस से इस चीज को और ईज करने का कोशिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्गोलैंड पर। अब ये हेल्गोलैंड पे एक आर्टिकल द हिंदू में था, दैट व्हाट इज हेल्गोलैंड, हेल्गोलैंड है क्या? एक्चुअली में हेल्गोलैंड, ये अभी हम यहाँ पे मैप देखेंगे तो हमें हेल्गोलैंड दिखेगा, आप यहाँ नॉर्थ सी में देख सकते हो, ये एक छोटा सा आइलैंड, ठीक है, पहले जर्मनी के कंट्रोल में रहने वाला एक छोटा सा आइलैंड है हेल्गोलैंड। इसका कुछ हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है, जैसे हेल्गोलैंड इज ए स्मॉल रेड स्टोन आइलैंड इन जर्मन बाइट ऑफ द नॉर्थ सी। जर्मन बाइट ऑफ द नॉर्थ सी में हेल्गोलैंड पड़ता है, एक छोटा सा, मतलब काफी छोटा है, इसके एरिया की बात करेंगे ना तो बड़ा छोटा एरिया है इसका, देखेंगे हम लोग इसका एरिया। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ क्वांटम थ्योरी विच वॉज गिवन बाई अ ग्रेट साइंटिस्ट डब्ल्यू हाइजनबर्ग। डब्ल्यू हाइजनबर्ग ने यहीं पर क्वांटम थ्योरी दी थी। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि हेल्गोलैंड जो है, ये हेल्गोलैंड पहले वैसे यहाँ पे जर्मन नेवल का भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर होता था, पर जर्मन नेवल फोर्स से ज़्यादा इसको जो हाइजनबर्ग थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने यहीं पर क्वांटम थ्योरी डेवलप की थी, इस चीज़ के लिए जाना जाता है।
बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नॉर्थ सी में एक छोटा सा आइलैंड है, ये तो हम देख ही रहे हैं, जर्मनी के आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ेगा, ये रहा जर्मनी, और यहाँ पर ये हेल्गोलैंड देखिए, माउस का जहाँ पर कर्सर है, ठीक है, जहाँ कर्सर है माउस कर्सर है, ये हेल्गोलैंड। चलिए, तो हम हेल्गोलैंड के हिस्टोरिकल फीचर्स की बात करें तो दो हिस्टोरिकल फीचर हैं। वह पहला हिस्टोरिकल फीचर कि इसे जर्मन कंट्रोल में अभी भी ये जर्मनी का ही जर्मन बाइथ वाले रीजन में पड़ता है, नॉर्थ सी में। वंस अपॉन ए टाइम इट ऑल्सो सर्व्ड एज नेवल फोर्ट्रेस फॉर जर्मनी, जर्मनी के नेवल फोर्ट्रेस के रूप में भी इसको जाना जाता था, ठीक है, एक बड़ा छोटा सा रीजन हेल्गोलैंड। जून 1925 में वर्नर हेजनबर्ग, एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक्चुअली ये एलर्जिक फीवर से बेचारे परेशान थे, उससे निकलने के लिए, एलर्जिक फीवर जो कि स्प्रेड हो रहा था उससे बचने के लिए ये इस आइलैंड में चले जाते हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं कि कहीं पर भी साइंटिस्ट हो या कोई भी वाइज माइंड हो, वो सीखना बंद नहीं करता है, सीखने के ऊपर हमेशा ध्यान देता है। और यहीं पर उन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड पहला कंप्लीट वर्जन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या मैट्रिक्स मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स पर प्रेजेंट किया था। सो क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन के लिए, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए इस आइलैंड को याद रखा जाता है। हम हेजनबर्ग की बात करें तो हेजनबर्ग को 1932 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। किस चीज़ के लिए? अगेन इनके क्वांटम मैकेनिक्स में वर्क के लिए, फॉर द क्रिएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि इनके हेल्गोलैंड से देखो कनेक्टेड है। ही इज ऑल्सो नोन एज फॉर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, फिजिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स जिसका मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है, उसके भी ज्ञाता, उसको भी देने वाले हमारे हाइजेनबर्ग, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स वैसे इन्होंने 1927 में ही दे दिया था। 1932 का नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में इन्हें मिला वो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क पर। अब बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क, सबसे पहले तो ये बात कि ये जो बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क है ये ह्यूमन के लिए नहीं है, ये है ई व्हीकल के लिए। ई व्हीकल के ओवरऑल हेल्थ, उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके प्रेजेंट स्टेटस हेल्थ को बताने के लिए बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क की बात हो रही है, बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क। अब हम इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्या है, अब बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क इज ए डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड stored in QR code that contains comprehensive life cycle data of an EV battery, including origin, components, performance metrics, carbon footprint and end of life formation। मतलब कि एक EV बैटरी से रिलेटेड जो कुछ भी डाटा चाहिए, चाहे उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, कब उसका ओरिजिन हुआ था, कंपोनेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, एंड ऑफ लाइफ इंफॉर्मेशन क्या है, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड, वो सब कुछ इस बैटरी पासपोर्ट में अवेलेबल होगा। एक QR कोड को स्कैन करते ही मिल जाएगा। The initiative is being led solely by the Ministry of Heavy Industry. Actually not solely by Ministry of Heavy Industry. Actually इस इनिशिएटिव को नीति आयोग देख रहा है और हेवी इंडस्ट्री के साथ साथ बाकी और इंडस्ट्रीज, बाकी और मिनिस्ट्रीज के कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, कोलैबोरेशन के साथ। थर्ड है, वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ बैटरी पासपोर्ट इन इंडिया इज टू इंश्योर अलाइनमेंट विद फोर्थकमिंग यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस ऑन बैटरी ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगेन यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेशंस हैं हम उसको फॉलो करते हैं, चाहे हम अपने व्हीकल्स की बात करें, जैसे हमने भारत स्टेज नॉर्म्स एडॉप्ट किया है, हम अपने पेट्रोलियम या डीजल व्हीकल्स के हेल्थ के लिए भारत स्टेज नॉर्म्स को यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड से इंस्पायर्ड है। और अगेन हमारे यहाँ सिंस ई व्हीकल को लेकर या जो बैटरी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उनको लेकर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, तो कल को इलेक्ट्रॉनिक यूरोपियन यूनियन में अगर इनको सेल किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो वो उनके अपडेटेड रेगुलेशंस के साथ कंपीट कर पाएँ। दैट्स वाई ये बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क को इंक्लूड किया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। सो ये बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क, इसके स्टेटमेंट का करेक्टनेस हमने देख लिया है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए था क्योंकि इसको सोलली कोई एक मिनिस्ट्री नहीं देख रही है। एक्चुअली इट इज लेड बाय नीति आयोग इन द कोलैबोरेशन और इन कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट मिनिस्ट्री लाइक हेवी इंडस्ट्री, पावर, एनवायरमेंट एंड रोड ट्रांसपोर्ट, इनके साथ। और EU यूरोपियन यूनियन में आगे जाकर या यूरोपियन यूनियन में प्रेजेंट में जिस तरह से बैटरीज को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, उसके साथ कंपीट करने के लिए उनके साथ इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन ई व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर कंपीट कर पाएं, यही पर्पस के साथ, इसी पर्पस के साथ इस बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड में क्या करेंगे, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्टिव दोनों साइड से देखेंगे। एक इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से ट्रेड को प्रमोट करेगा और डोमेस्टिक लेवल पर भी क्या इसका रैशनल है। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या, स्पेशली कि ये इंश्योर करेगा ईवी सेफ्टी को। ईवी सेफ्टी का
इंश्योर। अब ये ना इंटरनेशनल लेवल पर भी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, और साथ ही साथ फायर इंसिडेंट्स जो कि डोमेस्टिक लेवल पर होता है। अब हमें अगर जो बैटरी यूज हो रहा है या घर में, इस बैटरी से रिलेटेड, इसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड, इसके यूज से रिलेटेड, इसका परफॉर्मेंस कैसा है उससे रिलेटेड, अगर हमें सारे इन्फॉर्मेशन बस एक क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मिल जाए, तो हम डोमेस्टिक लेवल पर भी फायर इंसिडेंट जो कई बार होते हैं हम उसको रोक सकते हैं। और ओवरऑल जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो व्हीकल होगा या हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसके सेफ्टी मेजर्स हमेशा अच्छे रहेंगे। दूसरा क्या है, प्रोमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब ये क्वालिटी स्टैंडर्ड यूरोपियन यूनियन के साथ या यूरोपियन नेशंस के साथ जिनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं, अगर हमें उनके साथ मैच करना है तो हमें अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अभी से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखने की जरूरत है, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो और ज़्यादा ग्रो करेगा। एंड यही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अगेन लोकल लेवल पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं कि लोकल लेवल पर भी जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं दे वुड ऑल्सो हैव क्वालिटी ई व्हीकल्स उनको मिलेंगे। देन थर्ड क्या है, इनेबल लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग। ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड द बैटरी यूज्ड, इनके ओवरऑल लाइफ साइकिल को मॉनिटर किया जा सकेगा। सर्कुलर इकोनॉमी। अब ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, बैटरी यूज, पहले हम बैटरी यूज करते हैं, फिर बैटरी का रीयूज करना, रिसाइकलिंग करना, सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना। अब तुम पूछोगे कि सर ये कैसे हुआ, तो अगर हमें ये बैटरी है, इस बैटरी से रिलेटेड पूरा लाइफ साइकिल हमें इसका मालूम है कितने टाइम चलेगा, तो हम इसको सही टाइम पर रिसाइकिल के लिए भेज पाएंगे, रिसाइकिल इसका प्रॉपर हो पाएगा और प्रॉपर होने से सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी। सेल मिसमैच जैसा कोई रिस्क नहीं हो पाएगा, बैटरी स्वैपिंग रेडीनेस बना रहेगा। सो चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें या फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूरोपियन स्टैंडर्ड के साथ मैच करना, दोनों में ये बैटरी पासपोर्ट फ्रेमवर्क जो है ये एक अच्छा कारगर सुझाव हो सकता है, एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामीबिया से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर मोदी नामीबिया के टूर पर थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ भी की दैट नामीबिया इज अ वैल्यूड एंड ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया। तो अब हम नामीबिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन करते हैं, हम वर्ल्ड मैप भी देखेंगे, नामीबिया के लोकेशन को भी चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, नामीबिया लाइज इन द साउथ वेस्टर्न अफ्रीका एंड हैज अ कोस्ट लाइन अलोंग द अटलांटिक ओशन। कि नामीबिया साउथ वेस्टर्न अफ्रीका रीजन में मिलता है और एक कोस्ट लाइन ये अटलांटिक ओशन के साथ शेयर करता है। क्या यह सही बात है? तो हाँ जी, ये सही बात है। आप यहाँ पर ये नामीबिया का लोकेशन देख लो, ये रहा वर्ल्ड मैप में लोकेशन और ये रहा अटलांटिक ओशन के साथ इसकी बाउंड्री। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, द कैपिटल ऑफ नामीबिया इज विंडोहैक। यस, कैपिटल ऑफ नामीबिया इज विंडोहैक, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। थर्ड, नामीबिया शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विथ जिम्बाब्वे। एक्चुअली इट्स रॉन्ग, नामीबिया जिम्बाब्वे के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ दो स्टेटमेंट करेक्ट थे। अब एक बार फिर से जरा आप नामीबिया के वर्ल्ड मैप को देखिए, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट आप यहाँ देखो अटलांटिक ओशन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इसके बीच से गुजर रहा है ना, याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये नामीबिया से गुजर रहा है। इधर अटलांटिक ओशन पड़ रहा है, यहाँ ऑरेंज रिवर है, यहाँ ये साउथ अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ आप कलाहारी डेजर्ट को देख सकते हो। कलाहारी डेजर्ट क्या है अभी डिस्कस करेंगे हम आपके साथ, कलाहारी डेजर्ट क्या है। इधर अंगोला पड़ रहा है, यहाँ जाम्बिया है। तो इस तरह से ये नामीबिया के एक्चुअल लोकेशन पड़ता है। अब हम नामीबिया के लैंड बॉर्डर की बात कर लें कि नामीबिया का लैंड बॉर्डर किसके किसके साथ है, तो ऑब्वियसली जिम्बाब्वे के साथ बिल्कुल नहीं है। ये अपना लैंड बॉर्डर अंगोला के साथ, जाम्बिया के साथ, बोत्सवाना के साथ एंड साउथ अफ्रीका के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब नामीबिया में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे एक है स्केलेटन कोस्ट। ये एक्चुअली नॉर्दर्न नामीबिया में पड़ता है स्केलेटन कोस्ट। यहाँ स्केलेटन कोस्ट की खूबी क्या है कि यहाँ पे डेजर्ट्स जो है ना वो अटलांटिक ओशन से मिलते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेंगुला करंट का फॉर्मेशन होता है, जिससे फ्रिक्वेंटली फॉगी सिचुएशंस बने रहते हैं। इस फॉगी सिचुएशंस की वजह से कई शिप्स जो थे वो शिप रिक में कन्वर्ट हो जाते थे एक्सीडेंट की वजह से, इसलिए इस प्लेस का नाम पड़ गया स्केलेटन कोस्ट, की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है। हॉन्टिंग ब्यूटी बुलाया जाता है यहाँ पर। कई लोग इसको बोलते हैं कि ये वो प्लेस है जिसने गॉड को भी नाराज कर दिया था। तो ऐसे ऐसे नामों से स्केलेटन कोस्ट को, जो कि नॉर्दर्न नामीबिया में है, जाना जाता है। रिमेंबर दिस थिंग। देन कलाहारी डेजर्ट। अब ये कलाहारी डेजर्ट ना ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि कलाहारी डेजर्ट एक्सीलेंट ग्रेजिंग के लिए, अगर मतलब थोड़ी भी रेन हो जाए, थोड़ी बारिश हो जाए, ठीक ठाक बारिश हो जाए, तो ठीक ठाक बारिश के बाद ये एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड के रूप में प्रेजेंट रहता है, जो कि बाकी डेजर्ट में एब्सेंट है। बाकी डेजर्ट में ग्रेजिंग ग्राउंड्स नहीं है, बट हमारा जो कलाहारी डेजर्ट है, जो कि नामीबिया के ईस्ट में है, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश के बाद एक्सेलेंट ग्रेजिंग प्रेजेंट रहता है कि आप जानवरों को ले जाकर ग्रेजिंग करवा सकते हो, ठीक है। सो रिमेंबर अबाउट कलाहारी एंड स्केलेटन कोस्ट एज वेल। इनका लोकेशन नामीबिया में कहाँ है। अब कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था जहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, और ये स्टेटमेंट देने वाले कोई नहीं बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव की उपाधि किसने दी,
किसने इनको गुरुदेव बुलाया था? तो इनको रिस्पेक्ट के साथ गुरुदेव बुलाते हैं नन अदर देन बट महात्मा गांधी। अब गांधी जी को महात्मा कहना भी तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा बोला, गांधी जी ने रिस्पेक्ट से इनको गुरुदेव की उपाधि दी। गुरुदेव इनको नोबेल प्राइज कब मिला है मुझे जरा बताना, व्हेन डिड ही गेट द नोबेल प्राइज? और नोबेल प्राइज इनको किस वर्क के लिए मिला है? क्या ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला? इज ही फर्स्ट नॉन यूरोपियन? एक्चुअली में ही इज नॉट द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, ही इज एक्चुअली द सेकंड नॉन यूरोपियन। थियोडोर रूजवेल्ट के बाद ये सेकंड नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज मिलता है। किस साल मिलता है और किस वर्क के लिए मिलता है ये तुम मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट करके। चलिए, तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का ये स्टेटमेंट था। ये अराउंड 1915-16 के टाइम में गुरुदेव क्या कर रहे हैं, एक ऐसे लिख रहे हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब भी मैं एडुकेशन स्प्रेड करने की बात कर रहा हूँ अभी ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया में, तो मुझे एक मेन ऑब्स्टेकल क्या दिखता है, इंग्लिश, कि इसका कैरियर इंग्लिश है। इसके बारे में महात्मा गांधी ने भी अपने कंसर्न्स हिंद स्वराज में शेयर किए थे कि इंडिया में एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए अगर सिर्फ इंग्लिश यूज किया जाएगा तो इससे एडुकेशन सही मायने में गाँव तक या ग्रास रूट तक नहीं पहुँच पाएगा। दैट वॉज द कंसर्न्स ऑफ एम के गांधी एज वेल। ये गांधी जी का भी कंसर्न था। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर रेड सी, और रेड सी के साथ कौन से नेशंस अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? तो रेड सी के साथ कौन कौन से नेशन अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? आंसर तुम्हारे लिए यहाँ मैप में देखो और आंसर ढूंढो। ये रहा रेड सी। अब पहले ऊपर से देखते हैं, इजिप्ट क्या ये बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो हाँ जी शेयर कर रहा है। दूसरा क्या है, सूडान, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो यस शेयर कर रहा है। यमन आपको दिख रहा है, ये रहा यमन, तो यमन भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। दिसबोती आपको दिख रहा है, ये रहा छोटा सा DJI दिसबोती, यस इट इज ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर। सऊदी अरेबिया, ये तो बड़ा सा बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक लार्ज बॉर्डर शेयर करता है। एंड जॉर्डन, यस इट इज ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर। तो रेड सी के साथ ये सारे नेशन बॉर्डर शेयर करते हैं। अब ये न्यूज में मेंशन था तो वर्ल्ड मैप से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, देन अब हम आज के सेशन में इतने ही टॉपिक्स हैं। आज के लिए तुम्हारे पास ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव से रिलेटेड। आप क्वाड के बारे में अपने IR के क्लासेस में भी पढ़े होंगे, करंट अफेयर्स में भी कई बार हमने डिस्कस किया है। अब ये क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव क्या है, रीड अबाउट इट और आंसर करो, कल फिर इसे डिस्कस करेंगे। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है निपाह वायरस से रिलेटेड। इसके बारे में कई बार पहले भी पूछा गया निपाह वायरस से रिलेटेड, अगेन इट वॉज मेंशन्ड इन द न्यूज। सो निपाह वायरस क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या बर्ड्स इसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं या क्या करते हैं, स्टडी एंड देन आंसर। कल के प्री सिक्योर में हम लोग न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।